बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी का फिज़िक्स की बुक 1 का लेक्चर है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और इसमें हमने पहले एनर्जी को पढ़ा था, फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ा था, उसके बाद हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ा था और फिर हमने एब्सोल्यूट को भी डिफ़ाइन किया था। काफ़ी हद तक हम इसमें से हाफ़ लेक्चर कर चुके थे। आज जो मैं शुरू करूँगा वो हमने आर स्क्वायर की वैल्यू जो निकाली थी उससे नेक्स्ट कंटिन्यू करूँगा। इसको मैं थोड़ा-सा एलैबोरेट कर देता हूँ। ये हमारे पास अर्थ है। अर्थ से हमने एक पॉइंट लिया है, पॉइंट 1 और फिर दूसरा पॉइंट लिया है, फिर तीसरा पॉइंट लिया है। अप टू सोन nth तक जहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटी आ जाती है, वहाँ तक हम गए थे। उसके बाद हमने कहा था कि ज़मीन के अर्थ के सेंटर से लेकर पॉइंट 1 तक का डिस्टेंस हमारे पास R1 आया था और डिस्टेंस से पॉइंट 2 तक हमारे पास जो था डिस्टेंस R2 आया था और 1 पॉइंट और 2 पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस था वो डेल्टा R आया था। ठीक है? नेक्स्ट में आगे डेरिवेशन हमने की थी और जिसमें R1 और आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, जो कि हमारे पास ये रिजल्ट आया होगा, आपको सब कुछ हो रहा है। नेक्स्ट आज हम इससे नेक्स्ट चलते हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। इसको लिखने का जो मेथड है वो हम ए डॉट जी डॉट पी डॉट ई भी लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। हमने आर स्क्वायर की वैल्यू R1 R2 निकाली थी। ये दोबारा मैंने वो रीशेप किया उसे। ये अर्थ है हमारे पास, ये डिस्टेंस R1 है पॉइंट 1 तक और ये डिस्टेंस R2 है पॉइंट 2 तक और ये दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है डेल्टा आर। अब आपने आर स्क्वायर की वैल्यू R1 R2 निकाली हुई है। अब नेक्स्ट हमारे पास हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फार्मूला जानते हैं। जो अर्थ जिस वैल्यू से दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो न्यूटन ने हमें दिया था इसका लॉ। वो एफ जी विल बी इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर स्क्वायर, वेयर जी इज द ग्रेविटी कांस्टेंट एंड एम इज हेयर mass of the earth and small m is the mass of the body and r is the distance between them। ये हमारे पास आर स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे। एफ जी विल बी इक्वल टू जी एम ओवर R1 R2 वर्क डन फॉर ड्यूरिंग स्टेप 1 एंड 2। अब हम हमारे पास मैंने आपको पहले भी एलेबोरेट किया था इस चीज़ के मुतालिक कि हम अर्थ से लेकर इन्फिनिटी तक या अर्थ के सेंटर से लेकर इन्फिनिटी तक जो हम वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उसमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमने mgh पढ़ा था और हमने बताया था ये इन्फिनिटी का डिस्टेंस इतना ज़्यादा हमारे पास हो जाता है कि g की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती। और g की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये फार्मूला तब ही एप्लीकेबल है जब हमारे पास g कांस्टेंट होता है। लेकिन अब हमारे पास डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। हमने उसका हल क्या निकाला था, सॉल्यूशन हमारे पास ये था कि हम छोटे-छोटे स्मॉलेस्ट पॉइंट ले लेते हैं। अब उन पॉइंट्स के दरमियान हम जब ट्रैवल करेंगे तो वो पॉइंट इतने करीब होंगे कि जी की वैल्यू राउंड अबाउट कांस्टेंट रहेगी। हम वो जो है फार्मूला लगा लेंगे। ये फार्मूला लगाते हुए हम एक नया फार्मूला जनरेट करेंगे। अब वो देखते हैं, हम वर्क डन निकालते हैं। पहले स्टेप से दूसरे स्टेप पर जाने के लिए हमारे पास कितना वर्क डन होगा उसको मैं लिख देता हूँ W1 to 2। आपको पता है W का फार्मूला होता है हमारे पास वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी के। ये हो जाएगा एफ डी कॉज ऑफ थीटा। और थीटा हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स जो लग रही है वो ग्रेविटी की तरफ लग रही है, ज़मीन की तरफ लग रही है। तो डिस्टेंस हम 1 से 2 ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ग्रेविटी नीचे की जानिब है, डिस्टेंस हमारा ऊपर की जानिब है। ये एंटी पैरेलल हो जाएंगे और एंटी पैरेलल में थीटा हमारे पास बेटा 180 होता है। और 180 पुट करेंगे, कॉस 180 -1 के हो जाता है, तो ये माइनस एफ डी आ जाएगा। अब जो डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं वो पॉइंट 1 से 2 तक है और वो हमने शो किया हुआ है, वो हमारे पास डेल्टा आर है। तो हम डी की जगह पे डेल्टा आर पुट कर सकते हैं। अब डेल्टा आर हमने पुट कर दिया यहाँ पे माइनस एफ डेल आर। अब डेल आर की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी। डेल आर हमारे पास R2 माइनस R1 है।
ये हमारे पास एफ की वैल्यू भी यहाँ पे लगा दी माइनस जी एम एम ओवर R1 R2 इंटू R2 माइनस R1। ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास R1 R2 है, इसको हम अंदर डिवाइड कर देंगे। ये दोनों टर्म के नीचे अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। R2 ओवर R1 R2 माइनस R1 ओवर R1 R2, ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। यहाँ पे आप देखें R2 R2 से कैंसिल हो जाएगा, R1 R1 से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2 हो जाएगा, माइनस जी एम एम सेम इट इज़। सिमिलरली ये हमारे पास वर्क डन 1 से 2 है। आप कहेंगे सर हमने तो ये बड़ी मुश्किल से निकाला, अब सेकंड वाले से थर्ड वाले तक निकालेंगे, फिर थर्ड वाले से फोर्थ वाले तक, फिर फोर्थ वाले से फिफ्थ, अप टू सो ऑन nth तक जाएंगे। तो ये तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए ये आप हिंट देखें, इसमें हमारे पास ये वर्क डन 1 to 2 स्टेप तक था। इसके लिए हमने यहाँ पे देखा R1 था और यहाँ पे R2 था, ये हमें कुछ क्लू दे रहा है। इसको समझने की ज़रूरत है। ये हमारे पास 1 से 2 तक हो तो यहाँ पे R के साथ 1 आता है और यहाँ पे 2 आता है। हम सिमिलरली दूसरे जो है स्टेप्स के लिए यही फार्मूला हम अडॉप्ट कर लेंगे। हमारे पास वर्क डन 2 to 3 स्टेप तक चला जाएगा। हमारे पास माइनस जी एम एम 1/R2 माइनस 1/R3 ऐसा आ जाएगा। और सिमिलरली हम 3 से 4 तक जाते हुए फिर ये करेंगे, W 3 to 4 माइनस जी एम एम 1/R3 माइनस 1/R4 हो जाएगा हमारे पास। अब जब हम जाएंगे इस फिगर में, आप देखें जब 1 से 2 पे गए, फिर 2 से 3, 3 से 4 अप टू सो, जब nth पे जाएंगे तो nth से पहले का जो स्टेप होगा वो n-1 होगा। जैसा कि ये 2 से ये पहला देखें तो दूसरे से एक कम है, फिर तीसरा देखें तो दूसरा तीसरे से एक कम है, फोर्थ वाला थर्ड वाले से एक कम ज़्यादा है, या कम कह ले थर्ड वाला एक कम है। तो इसी तरह लास्ट वाला अगर n है तो उससे जो लास्ट सेकंड लास्ट होगा तो वो हमारे पास n-1 होगा, उससे एक कम होगा। तो हम लिख सकते हैं वर्क डन n-1 टू n, और आप r के साथ पहले n-1 लगाएंगे, फिर r n लगाएंगे। ये हमारे पास हर स्टेप का अलग अलग वर्क डन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम टोटल वर्क डन निकालें तो वो हमारे पास फर्स्ट स्टेप का वर्क डन प्लस सेकंड स्टेप का प्लस थर्ड का अप टू सो ऑन nth वाले स्टेप का वर्क डन हमारे पास आ जाएगा। अब ये हमारे पास इन सब की वैल्यू लगा दी। फर्स्ट वाले का ये हमारे पास आया थी कैलकुलेशन, सेकंड वाले की ये आई थी, थर्ड वाले की अप टू सो ऑन nth वाले तक ये वर्क डन आया था। इसको अब हम आप हर वैल्यू में जज करेंगे। ये हमारे पास माइनस जी एम एम ये कॉमन आ सकता है, इसको हमने कॉमन ले लिया। ये 1/R1 वैसे ही माइनस 1/R2 प्लस 1/R3 माइनस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R4 अप टू सो ऑन चलता जाएगा, और ये प्लस 1/Rn-1 माइनस 1/Rn यहाँ तक हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद इसमें से आप देखें ये -1/R2 है, ये +1/R2 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। -1/R3 है और +1/R3 है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह -1/R4 है, आगे +1/R4 होगा, वो कैंसिल हो जाएंगे। अब टू जैसे ये हमारे पास +1/Rn-1 है, इससे पहले जो मैंने डॉटेड से शो किया हुआ है इसके अंदर हमारे पास -1/Rn-1 होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ हमारे पास एक ये लास्ट वाली टर्म बच जाएगी और ये फर्स्ट वाली टर्म रह जाएगी। इन दोनों को मैं लिख लेता हूँ 1/R1 माइनस 1/Rn। ठीक है, अब ये हमारे पास वर्क डन टोटल आ गया अर्थ से लेकर हमारे पास इनफाइनाइट तक। अब मैं थोड़ा सा आगे जाके इनफाइनाइट को भी डिस्कस कर देता हूँ। अब हमारे पास कंसीडर कर लेते हैं हम फर्स्ट वाले जो स्टेप से nth तक जाते हैं, तो nth वाला हमने कहा था इन्फिनिटी पे पॉइंट है हमारे पास, इतनी दूर है लामहदूद। अब ये हमारे पास Rn अगर हम इन्फिनिटी पुट करें 1/Rn की जगह इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी, आपको पता है समथिंग ओवर इन्फिनिटी हो तो हमारे पास आंसर जो आता है वो ज़ीरो होता है। समथिंग ओवर इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू ज़ीरो के कोई भी वैल्यू हो उस नीचे बटे में अगर इन्फिनिटी आ जाए वो हमें ज़ीरो आंसर दे देता है। अब हमने इस फार्मूले में इस जगह पे 1/इन्फिनिटी की जगह पे हमने ज़ीरो पुट कर दिया।
अब इसके लिए हमारे पास माइनस जी एम एम ओवर आर वन आ गया। ये फार्मूला आपने बगौर देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब हमारे पास ये वो फार्मूला है जब हमने आर वन से इन्फिनिटी पे गए, लेकिन अगर हम इसकी जगह पे टू स्टेप से लगाना चाहें तो आर टू हो जाएगा, थर्ड स्टेप से लगाना चाहें तो आर थ्री हो जाएगा, फोर्थ स्टेप से इन्फिनिटी पे जाना चाहें आर फोर हो जाएगा। मतलब डिस्टेंस चेंज होता जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा। अब फॉर एनी पॉइंट के लिए हमारे पास वर्क डन जो टोटल होगा वो माइनस जी एम एम ओवर आर वन की जगह मैंने आर लिख दिया, मतलब डिस्टेंस होगा। कहाँ से डिस्टेंस? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। फिर ज़रा गौर से सुन लें, सेंटर जो अर्थ का सेंटर है वहाँ से लेकर डिस्टेंस होगा। अगर आप पॉइंट वन पे हैं तो हमारे पास डिस्टेंस यहाँ से लेकर पॉइंट वन यहाँ तक होगा। और अगर हम पॉइंट टू पे हैं तो फिर भी अर्थ के सेंटर से ही आपने स्टार्ट करना है और पॉइंट टू तक जाएगा। और अगर पॉइंट थ्री से हमने देखना है इन्फिनिट तक जाने का वर्क डन, तो फिर अभी हम इन्फिनिट से आर थ्री सॉरी थ्री पॉइंट तक लेंगे, वो हमारे पास वेरी करता जाएगा। तो जितना वर्क डन करेंगे बॉडी में उतनी पोटेंशियल एनर्जी आती है। लेट कर लेते हैं मैं किसी एक ब्रिक्स ले लें, ईंट ले लें, मैं उसको ज़मीन से उठा के ऊपर लेके आता हूँ, तो मैं जितनी ऊपर लेके आऊँगा तो उसमें उतनी पोटेंशियल एनर्जी सेव होती जाएगी। इसका मतलब हम ग्रेविटी से जितना दूर जाते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी में सेव हो रही होती है, वो एनर्जी जो हम लगाते हैं। तो ये हम वर्क डन को कह सकते हैं, जितना वर्क डन करेंगे वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सेव हो जाएगा फॉर एनी पॉइंट जी माइनस जी एम एम ओवर आर। अब हमारे पास एक बॉडी अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है। अब हमने ज़मीन के बिल्कुल ऊपर पड़ी हुई है, हमने उसको इन्फिनिटी पे भेजना है, तो हमें कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी जी? अगर ए जी बी इज़ एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट सरफेस ऑफ द अर्थ, हमारे पास होगी माइनस जी एम एम ओवर आर। मैंने आपको बताया था ये आर हमारे पास सेंटर से लेकर उस पॉइंट तक डिस्टेंस है जहाँ पे हमने एनर्जी चेक करनी है। अब हम अर्थ की सरफेस पे देख रहे हैं, तो आपको पता है अर्थ की सरफेस तक अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस कहलाता है। और इस जगह पे हम कैपिटल आर लगा देंगे, रेडियस ऑफ द अर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपने इसको बोलना नहीं है, इसे रीगेन कर लेना। अब जो हमारे पास इसके क्वेश्चन से जो हमारे पास कंक्लूजन्स आए हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये फार्मूला हमारे पास अगर ये फार्मूला लगाएं तो हमारे पास बहुत जो रुकावटें आ रही थी वो दूर हो जाती हैं। मैंने आपको उस दिन भी बताया कि हमारे पास कोई भी फार्मूला होता है या कोई भी चीज़ इन्वेंट की जाती है, उसके पीछे एक कहानी होती है, उसके पीछे एक मुश्किल्स होती हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए हम कोई भी चीज़ एलैबोरेट करवाते हैं। अब हमारे पास इन दोनों फार्मूलाज़ में मैं आप लोगों को कंपैरेटिवली बता देता हूँ थोड़ा-सा। ये हमारे पास ये देखें जी, ये भी अर्थ है और इस साइड पे भी अर्थ है। और ये हमारे पास एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मैंने फार्मूला लिख दिया माइनस जी एम एम ओवर आर। और इस साइड पे मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिख दिया जो कि आप मैट्रिक में भी पढ़ के आए हैं, एम जी एच। और अब हमारे पास यहाँ पे देखें, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यू मीन कि अगर हाइट ज़्यादा होती है, हाइट वही हम जितना हम ज़मीन से दूर जाते हैं, अगर हाइट बढ़ रही है यानी कि डिस्टेंस बढ़ रहा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। तो इसको मैं शो कर देता हूँ। इस पॉइंट पे हमारे पास टू है, इस पॉइंट पे हमारे पास फोर्स हो जाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इस पे सिक्स हो जाएगी और इस पॉइंट पे एट हो जाएगी। यू मीन के हमारे पास हम जितना अर्थ से दूर जा रहे हैं और नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, उसका मतलब है कि एनर्जी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज करती जा रही है। अब जो दूसरी साइड पे हमारे पास एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इसमें देखें जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो इनवर्स रिलेशन के है आर के। अच्छा, आप लोग ये समझ रहे होंगे कि यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास इनवर्स रिलेशन में है और यहाँ पे जब हम डिस्टेंस ज़्यादा करेंगे तो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कम हो जाएगी। अच्छा, ये कंट्राडिक्ट करते आपको नज़र आ रहे होंगे कि एक में डिस्टेंस बढ़ाएं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, लेकिन दूसरे में अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएं तो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास डिक्रीज हो जाती है। और बच्चे क्या सोचते हैं कि सर ये एक दूसरे के ओपोजिट हैं। ले जी, मैं आपके सामने अभी करता हूँ।
आप देखिएगा ये एक जैसे हैं या डिफरेंट हैं। अगर मैं इस चीज़ को इस तरीके से एलैबोरेट करूँ कि हमारे पास यहाँ पे -10 हो, यहाँ पे हमारे पास -8 हो, यहाँ पे -6, -4, -2। अच्छा, एक चीज़ आपने पहले ज़हन में रख लेनी है कि हमारे पास यहाँ पे 10 थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जब डिस्टेंस हमने इंक्रीज़ किया, पहले अर्थ की सरफेस पे थे। फिर जब हम ऊपर गए, डिस्टेंस इंक्रीज़ किया, तो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस रिलेशन के मुताबिक डिक्रीज़ कर गई है। तो डेफ़िनेटली आप देख रहे होंगे सर, डिक्रीज़ की है, -10 से हमारे पास 8 पे आ गई है। फिर हमने और डिस्टेंस कवर किया, -6 पे आ गई है, -4 पे आ गई है। होता ऐसा ही है, ये वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है, 10 से 8, 8 से 6, से 6 से 4 तक हम चले गए हैं। लेकिन आपने एक चीज़ पे बेटा गौर नहीं किया, वो हमारे पास इस फ़ॉर्मूला में माइनस भी था, ठीक है? और ये माइनस हमारे पास ये चीज़ को बयान कर रहा है कि अगर मैं कहूँ -10 बड़ा है या -8, तो आप कहेंगे सर -8, तो डेफ़िनेटली -8 बड़ा है -10 से, क्योंकि हम अगर 0 से आगे जाएँ तो 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है। अगर हम 0 से पीछे जाएँ, मतलब छोटे जाएँ, -1 फिर -2, इसका मतलब है -1 बड़ा है, -2 छोटा है। तो अगर हम और ज़्यादा आगे जाएँ तो -3 उससे छोटा, -4 उससे छोटा। यू मीन कि माइनस में जो वैल्यू छोटी होती है, वो असल में बड़ी होती है। ठीक है? और जो बड़ी होती है वो ओरिजिनैलिटी तौर पे हमारे पास छोटी वैल्यू होती है। -10 हमारे पास छोटा है और -8 बड़ा है। तो ये फ़ॉर्मूला हमारे पास यही कह रहा है कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ करती है। इसका मतलब वैल्यू उसकी डिक्रीज़ करेगी, लेकिन माइनस जो साथ लगा है, इसका मतलब वो इंक्रीज़ कर रही है असल में। -10 से बेटा -8 पे आ गई, -8 से -6 पे, -4 पे, ये नज़र आने में डिजिट के लिहाज से ये कम हो रही है, लेकिन माइनस का मतलब है, ये माइनस में वैल्यू मैंने बताया जितनी छोटी होगी वो असल में उतनी ही बड़ी होगी। तो ये -10 जो है वो छोटी है वैल्यू, -8 बड़ी है, -6 उससे भी बड़ी है, -2 जो है उससे भी ज़्यादा है, और 0 ये हमारे पास बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी। अच्छा, मैं ज़ीरो को भी थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ी देर में। अब उसके बाद दूसरा कंक्लूजन आप ये देख लें कि इसमें मैथ्स हमेशा पॉज़िटिव होता है और जी की वैल्यू हमेशा पॉज़िटिव होती है, या ज़ीरो बड़ी हद है। आप इन्फिनिटी पे चले जाएँगे, ये ज़ीरो हो जाएगी, 9.8, 9.7, 9.6, 9.5, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, आप चलती-चलती ज़ीरो तक जा सकते हैं, लेकिन ये माइनस में नहीं होती। हमारे पास मास भी पॉज़िटिव होता है, ग्रेविटी भी की वैल्यू भी पॉज़िटिव होती है, और हाइट आपको पता है, या तो आप ज़मीन की सरफेस के ऊपर रहेंगे, या इससे ऊपर जब हाइट बढ़ाएँगे तो 1, 2, 3 पॉज़िटिव में बढ़ेगी। नेगेटिव में हमारे पास हाइट नहीं होती। मैक्सिमम भी हम लो ले जाएँ तो ज़ीरो हो जाती है, ये नेगेटिव नहीं होती। इसका मतलब है इस फ़ॉर्मूले के अंदर हमारे पास एम-जी-एच तीनों चीज़ें ही हमारे पास पॉज़िटिव होंगी, तो इसका हमेशा आंस हमारे पास पॉज़िटिव आएगा। लेकिन हम दूसरे फ़ॉर्मूले में देखते हैं, ये जी-एम-एम/आर, ये सारी चीज़ें तो वही हैं, लेकिन इसके साथ ये जो माइनस लगा हुआ है वो बयान कर रहा है कि आप जब भी वैल्यूज़ पुट करेंगे, इसका आंस हमेशा नेगेटिव में आएगा। हम इसका एक कंक्लूजन पॉइंट पढ़ लेते हैं। एजीपीई एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज़ ऑलवेज़ अ नेगेटिव वैल्यू। इसमें हमेशा नेगेटिव वैल्यू आएगी, बट जीपीई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब ये तो कंट्राडिक्ट कर गए, इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, दूसरे की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। लेकिन आपने ये तो चीज़ समझ ली कि ये हमेशा हमारे पास इन दोनों का मतलब यही है, जब हम सरफेस से ऊपर जाएंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। दूसरे फार्मूले में हम जब सरफेस से दूर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज ही करेगी, लेकिन ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है। अब दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था वो भी हम पढ़ लेते हैं। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिकमिंग लेस एंड लेस नेगेटिव। ये आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव तो होगी, मतलब कम तो होगी, लेस तो होगी, लेकिन नेगेटिव में लेस होगी। और आपको पता है नेगेटिव में जितनी लेस हो वैल्यू उतनी इंक्रीज होती है। तो ये मैंने डाउट ना आए, आई इंक्रीजिंग लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास हम देख लेते हैं कि अगर अर्थ के ऊपर हों, सरफेस के ऊपर, तो हमारे पास जो वैल्यू होती है
वो मिनिमम होती है, सबसे कम वैल्यू होती है पोटेंशियल एनर्जी की, क्योंकि हमने हाइट कुछ ली नहीं है। जब हाइट ज़ीरो होगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का आंस भी हमारे पास ज़ीरो आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो वैल्यू आएगी। और फिर जब हम हाइट कुछ ना कुछ इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ कर जाएगी, उससे आगे जाएँगे तो पोटेंशियल एनर्जी और इंक्रीज़ कर जाएगी। और ये हमारे पास जहाँ से हमने स्टार्ट किया यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो है। तो ज़ीरो आपको पता है रेफरेंस पॉइंट को शो करता है, जहाँ पे एनर्जी ज़ीरो हो उधर से हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। अब दूसरे केस में देखें, यहाँ पे -10 थी, फिर हमने इंक्रीज़ किया डिस्टेंस तो -8 इंक्रीज़ कर गई, और फिर हम और डिस्टेंस हमने ज़्यादा किया तो -6 और इंक्रीज़ कर गई, -4 और इंक्रीज़ कर गई, -2 और ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई, और आखिरकार हमारे पास जब हम इन्फिनिटी पे पहुँचे तो हमारे पास ज़ीरो आ गया। और मैंने बताया जहाँ पे ज़ीरो हो वो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, और ये हमारा रेफरेंस पॉइंट इसका इन्फिनिटी पे होगा, और इसका हमारे पास इस केस में रेफरेंस पॉइंट अर्थ की सरफेस पे होगा। तो हम इस चीज़ को भी बयान कर सकते हैं, हमारे पास सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इन्फिनिटी बोथ कैन बी चूजन एज रेफरेंस पॉइंट, दोनों ही हम रेफरेंस पॉइंट के तौर पे ले सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है हम फार्मूला कौन सा लगा रहे हैं। अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लगा रहे हैं तो फिर रेफरेंस पॉइंट ज़ीरो होगा, अर्थ ऑफ द सरफेस पे होगी। और अगर हम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लगा रहे हैं तो फिर हमारे पास इसकी जो रेफरेंस पॉइंट आएगा वो हमारे पास सबसे अप आएगा, और इसमें देखें ज़ीरो सबसे बड़ा है। हम्म। अच्छा ज़ीरो, अच्छा आपको बेटा कोई बंदा कहे जी इसके पास ज़ीरो नॉलेज है, इसके पास कोई मतलब लॉजिक नहीं है, ये ज़ीरो है, उसका मतलब होता है आप समझते हैं ये मिनिमम वैल्यू है। मतलब ज़ीरो की जो थिंक आती है जहन में वो यही है कि ज़ीरो इज़ द मिनिमम वैल्यू, लेकिन हमारे पास आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे मैक्सिमम लिखा है। अच्छा मैं इसको भी बताता हूँ आपको कि ये मिनिमम और मैक्सिमम की क्या कहानी है। ठीक है, इसमें आप देखें ज़ीरो से बाद में +2 आ जाती है, फिर +4 आ जाती है, +6 आ जाती है, फिर +8 आ जाती है। लेकिन अगर इन सब में देखें 2 बड़ा है ज़ीरो से, और फिर 4 बड़ा है ज़ीरो से, फिर 6 बड़ा है और 8 बड़ा है। तो इसका मतलब है हमारे पास ज़ीरो इसमें सबसे छोटी वैल्यू है। यहाँ पे ज़ीरो का मतलब वही है जो आप रेगुलर ज़िंदगी में देखते हैं। दैट्स द मिनिमम वैल्यू। लेकिन इस केस में आप देखें -10 ज़ीरो से छोटा है, फिर -8 ज़ीरो से छोटा है, -6 ज़ीरो से छोटा है, -4 ज़ीरो से छोटा है, -2 ज़ीरो से छोटा है। मतलब इन सब वैल्यूज़ में अगर हम कंसीडर करें तो मैक्सिमम वैल्यू ज़ीरो है। ठीक है? जब हमारे पास कंपैरेटिवली आ जाए तो बाकी वैल्यूज़ जो सारी की सारी नेगेटिव में है, तो ज़ीरो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू कंसीडर हो रही है यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास मैक्सिमम, हमारे पास ज़ीरो इन्फिनिटी पे रेफरेंस पॉइंट होगा, मैक्सिमम वैल्यू ज़ीरो ही होगी। इसको हम पढ़ लेते हैं। हमारे पास एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज़ ज़ीरो एट इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी पे ज़ीरो होगी, बट इट इज़ एट दिस लेवल बी मैक्सिमम। लेकिन होगी ज़ीरो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये बहुत कम है, मतलब ये मैक्सिमम एनर्जी इस पॉइंट पे होगी हमारे पास। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे देखें जब हम 0 से 2 पे जाएँगे तो कितने का डिफरेंस आया जी एनर्जी का? 2 का। 2 से 4 पे जाएँ तो फिर 2 का। 4 से 6 पे चले जाएँ फिर भी हमारे पास डिफरेंस 2 का ही होगा। मतलब इसमें +2 करते जाएँ। अगर हमने पॉइंट इस 1 वाले पे हमने किसी बॉडी को भेजना है तो हमें 2 जूल एनर्जी लगानी पड़ेगी, वो इधर चली जाएगी। फिर अगर 4 पे जाना है तो 2 और लगानी पड़ेगी, अगर 6 पे जाना है तो 2 जूल एनर्जी हमें और देनी पड़ेगी। लेकिन इस केस में आ जाएँ हमारे पास -10 से -8 है, तो आप इसमें कितने ऐड करें तो -8 आएगा? डेफ़िनेटली +2 ही ऐड करेंगे हम। तो अगर -8 से -6 पे जाना है तो फिर इसमें +2 करेंगे तो फिर -6 आएगा। इसका मतलब है हर स्टेप पे इधर भी वेरी करने के लिए हमें एनर्जी +2 ही चाहिए। जिस तरह इस केस में +2 चाहिए, इसी तरह इस केस में भी हमें +2 एनर्जी चाहिए एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर जाने के लिए। अब ये देखें हमारे पास हमें वैल्यूज़ का बहुत ज़्यादा डिफरेंस चेंज आ रहा है, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है। लेकिन आप इस चीज़ पे गौर करें, एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर जाने के लिए हमें +2 चाहिए, दूसरी साइड पे भी हमें एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर जाने के लिए +2 एनर्जी ही चाहिए। यानी कि हमने इस केस में भी अगर अर्थ से किसी चीज़ को दूर भेजना है, तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है?
और हम इसको कह सकते हैं हमारे पास ऑल्दो वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट इज नेगेटिव। हर पॉइंट पे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो माइनस ही होगी, बट चेंज इन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन जब हम उनका चेंज लेंगे, अगर दूसरे स्टेप से तीसरे पे जाना है, पहले से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे जाना है, तो हमारे पास जो एनर्जी का जो चेंज आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। जैसा कि यहाँ पे -10 से -8 पे गए हैं, तो हमारे पास जो चेंज आया वो +2 का ही आया है। और इस केस में 0 से 2 पे गए हैं, फिर भी +2 का आया। इसका मतलब ये फार्मूले आपस में रिलेट कर रहे हैं। जो चीज़ें आपको बहुत डिफरेंट नज़र आ रही थी, वो हमारे पास सेम रिजल्ट्स दे रही हैं। अब हम इसका ये देखते हैं कि ये हमारे पास अर्थ थी, और अर्थ के ये सरफेस थी, यहाँ पे हमारे पास मिनिमम वैल्यू और यहाँ पे मैक्सिमम। दूसरी डायग्राम में भी मैं शो करता हूँ, ये 0 यहाँ पे मिनिमम है, और ये इन्फिनिटी पे मैक्सिमम हो जाएगी। ये सरफेस ऑफ द अर्थ है, और ये मैंने अर्थ बनाई हुई है। अब आपने ये नहीं समझना अर्थ इतनी छोटी हो गई है, असल में डायग्राम हमने शो किया इसी लिहाज से इन्फिनिटी भी इतनी नज़दीक नहीं है, बस वो वैसे शो करने में, डायग्राम बनाने में यहाँ पे छोटी बनाई हुई है। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट सरफेस ऑफ द अर्थ। वो इस केस की बात कर रहे हैं हमारे पास। इस पे हमारे पास एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है सरफेस ऑफ अर्थ पे। अगर हमने इससे ऊपर जाएंगे तो इन्फिनिटी पे जाके मैक्सिमम हो जाएगी, जो कि 0 होगी। अब नेगेटिव साइन जो हमारे पास फार्मूले के अंदर आता है, वो कहता है नेगेटिव साइन शोज दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि आप माइनस का मतलब है कि आप लेट कर लेते हैं, मेरे पास बैंक के अकाउंट में अगर -2000 रुपीज़ हैं, तो -2000 का ये मतलब नहीं है कि मेरे पास 2000 रुपया है। यानी कि उसका मतलब है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, और उसके बाद मैंने बैंक वालों को 2000 रुपया और देना है। मेरी जो रकम है वो नेगेटिव में चली गई है, तो मैंने उसको देना है। इसलिए हम जब ज़मीन से दूर जाएंगे तो इन्फिनिटी पे, यानी कि 0 देने के लिए हमारे पास ये जो एनर्जी है ये -10 है इस जगह पे। ये -10 का ये मतलब नहीं कि हमारे पास -10 एनर्जी मौजूद है, बल्कि इन्फिनिटी पे जाने के लिए हमें -10 एनर्जी, जो कि माइनस ये शो कर रहा है कि 10 जो है वो हमने देनी है एनर्जी उसको, फिर वो 0 इन्फिनिटी पे जाएगा, यानी कि मैक्सिमम उसकी एनर्जी होगी। अगर हम 8 पॉइंट पे खड़े हैं, तो इसका मतलब है हमने 8 जूल एनर्जी देनी है, तो हम इन्फिनिटी पे जाएंगे। अगर 6 है तो 6 जूल एनर्जी देंगे, तो फिर हम इन्फिनिटी पे जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर इसके अंदर हम 6 वाले पे एनर्जी 6 ना दें, तो ये इन्फिनिटी पे नहीं जाएगा। तो अगर इन्फिनिटी पे नहीं जाएगा तो ज़मीन पे दोबारा आके गिर जाएगा, तो ज़मीन इसको अपने से दूर नहीं जाने देगी। और इसलिए हम कह देते हैं कि हमारे पास अगर एनर्जी कम है, तो इसके लिहाज से नेगेटिव साइन ये शो करता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ज़मीन हमेशा उस चीज़ को जिसकी एनर्जी 0 तक पहुंचने के काबिल नहीं होगी, उसको अपनी तरफ खींच लेगी, और वो चीज़ बाहर नहीं ग्रेविटी से जा सकेगी। तो इसके लिहाज से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई। और माइनस को हम फिज़िक्स की ज़ुबान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं। माइनस का मतलब है इस फार्मूले में कि अगर एनर्जी माइनस में है, तो फिर ये ज़मीन से बाहर नहीं जा सकेगी। ठीक है, तो कुछ फोर्सेस हमारे पास होती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अलावा फोर्स ऑफ रिपल्शन भी रखती है, जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, सेम चार्जेस आर रिपेल ईच अदर। दोनों एक जैसे चार्जेस है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जब वो रिपेल करते हैं तो वो फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। लेकिन अगर ज़मीन के गिर्द कोई चांद आ जाता है, कोई जुपिटर आ जाता है, कोई सियारा आ जाता है ना, ये रिपल्शन नहीं रखेगी, ये हमेशा के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही रखेगी। ये दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ ही खींचेगी। ये चीज़ आपने इसमें गौर कर लेना। So by this conclusion shows that both formulas are same. So why we use minus g m over r instead mgh? ये very good question. आप देखेंगे कि सर अगर हमारे पास माइनस जी एम ओवर आर, यानी कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा एम जी एच जो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, अगर ये दोनों सेम हैं, तो हम एम जी एच वाला फार्मूला ही यूज़ क्यों नहीं करते, हम दूसरा फार्मूला यूज़ क्यों करते हैं। लेकिन मैंने आपको बेटा बताया था रिजल्ट्स डेफिनेटली दोनों के सेम हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप पहला यूज़ करें या दूसरा। लेकिन इनमें एक बिग डिफरेंस है। वो क्या है जी, मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट पे बताया था, ये फार्मूला वहाँ पे यूज़ होगा जब हम ज़मीन के करीब करीब होंगे।
तो इसलिए जहाँ पर जी की वैल्यू कांस्टेंट होगी, लेकिन जहाँ पे भी जी की वैल्यू लेट कर लेते हैं हमने एक रॉकेट को भेजना है जो है सैटेलाइट के ऊपर या हमने चाँद के ऊपर किसी सैटेलाइट को भेजना है, तो वो हमारे पास तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा, वैल्यू ऑफ जी यानी कि ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी। जब वैल्यू जी की कांस्टेंट नहीं रहेगी तो ये फार्मूला तो हम यूज़ ही नहीं कर सकते। इसलिए हमने ये वाला फार्मूला ड्राइव किया और ये फार्मूले की खासियत ऐसी है कि आप कहीं पे जाने के लिए डिस्टेंस जितना मर्जी ज़्यादा हो जाए, लेकिन आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ इसकी कैलकुलेशन थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये अगर आप क्लेवर हैं, तो आप यूज़ यही करेंगे ये फार्मूला, ये हर जगह पे एप्लीकेबल है। बिकॉज़ mgh इज़ एप्लीकेबल ऑन द नियर द अर्थ, वेयर g इज़ कांस्टेंट m माइनस g m/r इज़ एप्लीकेबल फॉर एनीवेयर एट एनी डिस्टेंस। देन जी यहाँ पे हमारा क्लोज़ हो जाता है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे।